बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम तालीम स्पेशल के साथ मैं हूँ हारून अब्बासी। ख़वातीन व हज़रात, हमारे इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद दरअसल एक मिशन है कि तालीम का फ़रोग़, और तालीम हम चाहते हैं कि तमाम पाकिस्तान में इतनी तालीम हो जाए कि हमारा लिटरेसी रेट जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह पे किसी मनवाया जा सके। आज जिन मेहमान को हमने यहाँ ज़हमत दी है, आप हैं डॉक्टर इंजीनियर जावेद यूनुस उपल साहब। बहुत शुक्रिया उपल साहब, तशरीफ़ लाए आप। उपल साहब, हम चाहते हैं हमारे नौजवानों को आप अपने तालीमी सफ़र के बारे में बताइए, कैसा रहा? जी, मैं एक एजुकेशन की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जी माशाल्लाह। और मैंने मैट्रिक सेंट्रल मॉडल स्कूल से किया। अच्छा। एफएससी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की, और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में गया और मैंने सिविल इंजीनियरिंग वहाँ से की। 4 मेरे पास गोल्ड मेडल थे, फर्स्ट क्लास फर्स्ट था, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप मुझे मिल गया था माशाल्लाह। और मैं लाहौर से सीधा लंदन चला गया था। अच्छा। मेरी पहली फ़्लाइट थी, इससे पहले मैंने हवाई सफ़र नहीं किया था। अच्छा। और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मैंने 3 साल में पीएचडी की। अच्छा। और वहाँ पर फिर मुझे जॉब मिल गया, मैंने जॉब किया मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट में। अच्छा, मैंने जॉब किया और फिर मैं अमेरिका चला गया। अच्छा। और वहाँ पे जॉब किया शिकागो में। और फिर मेरी वालिदा जो कि एजुकेशनिस्ट थी और वो डायरेक्टर थी एजुकेशन की। अच्छा। मेरे फादर जो थे वो प्रोफेसर थे। अच्छा। फिज़िक्स के, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के फिज़िक्स के वो प्रोफेसर थे। उसके बाद वो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन रहे थे। तो मेरी वालिदा ने मुझे कहा कि वापस आ जाओ। अच्छा। क्योंकि जो कुछ तुम्हें करना है इस मुल्क को रिटर्न करना है। तो उसके बाद तो कोई आर्गूमेंट नहीं था। तो वो मैं फिर वापस आ गया था। और अल्लाह के फजल से यहाँ पर मैं जितने साल हूँ मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं और मेरी इज्जत भी हुई है माशाल्लाह। और मैंने बड़े इम्पोर्टेंट जो सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा डॉक्टर, ये फरमाइए कि अब तो ज़माना बहुत बदल गया है जी। आपका जो ज़माना था उसमें असातिज़ा कैसे थे और किस चीज़ पे ज़्यादा जोर देते थे, क्या तरीक़ाकार था? जी, मुझे याद है, मेरे तमाम उस्ताद मुझे याद है, और ख़ास तौर पर मैट्रिक में तालिब साहब थे। अच्छा। और वो बहुत मेहनत करते थे, बच्चों के ऊपर सब कुछ निछावर करते थे। और उस वक़्त ये जो एकेडमीज़ वगैरह का रिवाज नहीं था, ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ते थे, बल्कि ट्यूशन को अच्छा नहीं समझा जाता था। कि बहुत ही कोई कमज़ोर स्टूडेंट हो तो वो टीचर कह देता था कि भाई आप क्लास के बाद आप मेरे साथ बैठ जाया करो। वो भी वहाँ स्कूल में ही बैठते थे। सो तालिब साहब ने बड़ा पॉलिश किया है हमें। और ये जो मज़ामीन है, मैथमेटिक्स है और फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ड्राइंग है। हमारे ज़माने में ड्राइंग वर्क भी होती थी। तो ये बड़े अच्छे सब्जेक्ट्स। ड्राइंग से तो आपका रिलेटेड बनता है, ड्राइंग से रिलेटेड बनता है, तो अल्टीमेटली आप उधर ही हैं। जी जी। तो वो मेरे क्लास फेलोज जो है उनमें ये खलील रमदे साहब, जो जस्टिस साहब, हाँ जी, अभी रिटायर हुए, तो वो मेरे क्लास फेलो है। फिर ये डॉक्टर असद अली शाह जो डायरेक्टर एशियन डेवलपमेंट बैंक के रहे, आजकल इस्लामाबाद में है। तो ये हम अच्छा वक्त गुजारते थे और पढ़ाई में दिलचस्पी रखते थे। तो यानी गैर निसाबी सरगर्मियों में भी आपका? जी, वो भी था, वो भी खेल कूद जी जी। लेकिन चूँकि घर उस वक्त मॉडल टाउन से सेंट्रल मॉडल स्कूल ज़रा फासला था, तो मॉडल टाउन बस जाती थी, जब बस जाती थी। तो वो ज़माना अच्छा था, बड़ा सिंपल ज़माना था। इधर उधर जो थे वो इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। तो घर में ही रहते थे, घर का खाना खाते थे। अच्छा। वो बर्गर का ज़माना नहीं था। तो लेकिन पढ़ाई की, और पढ़ाई के घंटे के बाद फिर उसका सिला भी मिला। जी बिल्कुल। सिला इस लिहाज से मिला कि
मुझे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का स्कॉलरशिप मिल गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। और घर वालों से तो एक पैसा भी मुझे नहीं लेना पड़ा। माशाल्लाह। मुकम्मल मेरी तालीम का लंदन में जो खर्चा था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उठाया। बिल्कुल। और सिविल इंजीनियरिंग में मैंने PhD की। माशाल्लाह। तो अच्छा, ये फरमाइए कि आपके दौर में अब काफ़ी ज़माना बदल गया, अब माँ बाप के पास भी इतना वक्त नहीं है बच्चों को देने के लिए। जी जी। और असातिज़ा के पास भी शायद वक्त नहीं है, या प्राइवेट बहुत कॉलेज स्कूल खुल गए हैं। जी। पहले कैरेक्टर बिल्डिंग पे बड़ा जोर दिया। कैरेक्टर बिल्डिंग पे बहुत जोर था। वो आप उसके बारे में ज़रा बताइए हमारे नौजवानों को। जी, हमारे नौजवान एक गुमशुदा है, अपने आइडेंटिटी की तलाश में है। हाँ, बिल्कुल। कि मैं कौन हूँ, हाँ, मेरा तशख़्ख़ुस क्या है, हाँ, तशख़्ख़ुस क्या है, हाँ, और माशरे में मेरा क्या रोल है, क्या मुझे कहाँ मुझे मैं क्या करूँगा, हाँ, कहाँ जाऊँगा, हाँ, मेरा फ्यूचर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये सवालात जो है, हाँ, अब इस सवालात को, इसके जवाबात जो है, आपने बिल्कुल सही कहा कि माँ बाप को ये लुक आफ्टर करनी चाहिए, देखना चाहिए कि बच्चे के ज़हन में क्या सवालात आ रहे हैं और उनको उसका जवाबात सिलसिले में उसको दे और इसके लिए तरबियत दे उसके मुताबिक, उसका तशख़्ख़ुस जो है उसको वाज़े करे, ताकि एक सेल्फ प्राइड, सेल्फ एस्टीम बच्चे में पैदा हो। वो आजकल चूँकि अब इतने माँ बाप इतनी मसरूफ़ है, सुबह होती है रात होती है, काम भी ख़त्म नहीं होते, तो बच्चों को जो लर्निंग है वो माँ बाप या असातिज़ा से ज़्यादा जो है उनकी लर्निंग उनको मोबाइल से होती है। जी हाँ, नई टेक्निक जो है मोबाइल है, सोशल मीडिया है, उसमें माँ बाप भी मसरूफ़ हैं, बच्चे भी मसरूफ़ हैं। सोशल मीडिया एक पॉजिटिव पहलू भी है जी, बिल्कुल, और सोशल मीडिया के नेगेटिव पहलू भी है जी। तो लेकिन एक इंफॉर्मेशन का जो समंदर है वो आपके छोटे सी डिवाइस के ऊपर लाइब्रेरियां उसमें मौजूद है। सो आज की दुनिया फ़र्क है। जी बिल्कुल। और एक और लिहाज से भी फ़र्क है कि अगर आप ये सोचे कि मैं क्या करूँगा, मेरे माशरे में क्या मुकाम होगा, तो आजकल तो सारी दुनिया ओपन है। जी बिल्कुल। और अगर आपके पास हुनर है तो आप किसी जगह भी घर में बैठ के काम कर सकते हैं, लैपटॉप के ऊपर बैठते हैं आप काम करते हैं, और सारी दुनिया आपके लिए ओपन है, लेकिन आपके हाथ में कोई स्केलेबल स्किल होनी चाहिए। अब देखिए ना, जैसे कंप्यूटर आया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह है, दूसरी चीज़ें हैं जी, और इसके अलावा जो हुनर है वो, क्योंकि हमारे यहाँ रिवायती तालीम है, लोग तारीख में इस्लामियात में MA कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन उन्हें एक प्लग भी लगाना नहीं आता जी, और हम इसको और भी समझते हैं। हमारे यहाँ की ये भी रिवायत है कि अगर हम कोई छोटा काम करें तो लोग ख़ानदानी तौर पे भी लगा देते हैं, ये कुम्हार है, ये नाई है, ये मोची है, या फलाना है, इस तरह की भी हो जाता है ना, तो लोग अपने ख़ानदानी तफाखुर में भी डरते हैं कोई हुनर सीखते हुए। ये बड़ा अलमिया है। जी बिल्कुल, ये ऐसा है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि उर्दू अदब और इस्लामियात और तारीख़ जो है इसकी इतनी वैल्यू यहाँ पे नहीं पड़ती है, मेरा ख्याल है ये भी बड़े ज़रूरी मज़ामीन है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी किरदार साजी बहुत ज़रूरी के लिए और आपकी तशख़्ख़ुस के लिए कि जी आप कौन है, आपके पिछले कौन थे, यहाँ पर क्या होता रहा है, ठीक है, वो जो तारीख़ है, वो जो एक साइकिल चला है, उसने आपको पैदा किया है। लेकिन जॉब ओरिएंटेड अब वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है कि आपको बाद में क्या होगा, आपका फ्यूचर क्या है, मगर स्किल भी जरूरी है और स्पिरिट भी जरूरी है। जी हाँ, स्किल एंड स्पिरिट बहुत सारे इंपॉर्टेंट। वो तो तरबियत का हिस्सा, तरबियत है ना, आपके अंदर अगर स्पिरिट नहीं है, जी हाँ, और आप डम है, आप कुछ भी नहीं करना चाहते, कुछ नहीं तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे। सो स्किल में जाने के लिए भी इंसान को अपने अंदर अच्छा इंसान भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बात की थी शुरू में, आप कह रहे थे कि अब ट्रेंड चेंज हो गया है, जी, बच्चे जो हैं वो बर्गर और पेप्सी भी, उससे सेहत पे बहुत बुरा असर, जी, सेहत पे भी बुरा असर, यानी कि बच्चे बहुत मोटे हो जाते हैं, फिजिकल उनके खेल कूद सब खत्म हो चुका है। और आप देखिए ना, आप मॉडल टाउन में रहते हैं, आपने देखो, अब आप अगर गलियों में जाके देखें तो सुनसान पड़ी होती है। पहले जमाने में बच्चे खेल रहे होते थे, जी, बहुत कुछ, ये बड़ा चेंज आई है, बहुत चेंज आ गई है इसमें। देखिए ना, हमारी नस्ल सुपरवाइज थी, हमें बताया जाता था कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है,
ये खाओ ये ना खाओ, इस वक्त उठो, इस वक्त बैठो, इस वक्त सो। आज की जो नस्ल है वो सेल्फ ड्रिवन है जी बिल्कुल। उसको अपने आप को खुद ही फैसले करने हैं। उन्होंने खुद फैसले करने हैं कि क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है, क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। अगर आप ये आज अगर बच्चा ये कहे कि मुझे कौन बताएगा, तो अब तो आप फ्री सेल्फ स्टाइल है, फ्री स्टाइल है। तो इसलिए अपने आप को डायरेक्शन में डालना और सही रास्ते के ऊपर लेके आना आपको खुद से करना है। सो ज़माना इस लिहाज से भी बदल गया है। अब अवेयरनेस बहुत है, अवेयरनेस है, और ये आपको खुद बताना, अपने आप को खुद बताना है कि मुझे क्या चीज़ सूट करती है, क्या चीज़ सूट नहीं करती, किस कंपनी में मुझे बैठना चाहिए, किस कंपनी में मुझे नहीं बैठना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने शुरू में बात अभी कर रहे थे इस्लामियात के हवाले से, दीनी तालीम बहुत बुनियादी चीज़ है, और इससे बड़ी रूहानी बालिदगी होती है, इंसान में डिसिप्लिन आता है, और जो बच्चे नमाज रोज़े की पाबंदी करते हैं या कुरान का मुताला करते हैं, उनमें एक तजस्सुस होना चाहिए कि हमारी जो इतनी बड़ी इल्हामी किताब है इसमें क्या लिखा हुआ है और इसे हमें क्या अमल करें। ये आप इसके बारे में क्या? जी देखिए ना, दीन के बगैर तो इंसान शुतर बेवहार है, वो तो बिल्कुल सही है, और मुतज़लज़ल भी है। एक सुकून जो है और एक अटैचमेंट अल्लाह ताला के साथ, अटैचमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है आप को अच्छा इंसान बनाने के लिए, और आप में वो कुव्वतें पैदा करने के लिए, खैर व बरकत के लिए भी, और अपने के साथ एक राब्ता रखने के लिए भी। सो ये जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी अल्लाह से अपने आप को कनेक्ट कर रहा, वाह बहुत अच्छी बात, और अपने इर्द गिर्द इंसानों से अपने आप को कनेक्ट करना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, आप बहुत अलमिया है, और मैंने बड़ी बड़ी यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जाके देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि लड़कियां और लड़के, तलबा और तालिबात नशा कर रहे हैं। जी, और नशा कर रहे हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी कसूर है, इसमें कॉलेज के उनका भी कसूर है, वालिदैन का भी कसूर है, जो मॉनिटर ही नहीं कर रहे कि उनके बच्चे क्या कर रहे। तो इस सिलसिले में आप क्या समझते हैं, ये इसको कैसे काबू पाया जा सकता है? बहुत बुरा है ये, नशे में इंसान पड़ जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। बिल्कुल। और नशा क्यों करते हैं लोग, ख़ासतौर पर यंग लोग जो हमारे नशा में आ जाते हैं, नशा करते हैं क्योंकि जो इज़्तिराब है आपके अंदर, जो कशमकश चलती है, उसकी तसल्ली को किसी और तरीके से नहीं होती। हम जो सीनियर जो है नस्ल के जो लोग हैं, वो अपने आप की दिल की तसल्ली के लिए कोई शायरी करते हैं, कोई कलाम सुनते हैं, कोई वाज वगैरह सुनते हैं। म्यूजिक भी एक रूह की तस्कीन के लिए बड़ा एलिमेंट है। ये लोग जो है ये देखते हैं कि ये इधर उधर जाने से डायरेक्ट जो है वो आप एक ले ले, आइज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ ऐसे करें तो आपका सर घूमने लग जाता है और आप एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो ये समझते हैं कि ये भी एक किस्म का सुकून, एक सुकून फॉर द टाइम बीइंग, तो शायद टाइम बीइंग है, लेकिन उसके असरात जो होते हैं बहुत बुरे होते हैं सेहत के ऊपर। उसका नशे का जोर टूटता है तो फिर इंसान बड़ा इरिटेट हो जाए, बिल्कुल, और मुश्तिल हो जाता है, और वो सुकून जिसको वो हासिल करना चाहता है वो बिल्कुल उल्ट जाता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक और बात महसूस की गई है कि हमारे तालीमी इदारों में एक तबकाती तकसीम भी है। जो बहुत अमीर बच्चे हैं और बच्चियां हैं वो बहुत महंगे कपड़े पहन के आ जाती हैं, और मज़े की बात यह है कि जो बहुत माली लिहाज से मुस्तहकम लोग हैं उनके बच्चे भी नशा करते हैं। उन्हें क्या प्रॉब्लम है? उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो नशा कर रहे हैं। क्या फ्रस्ट्रेशन है? जी, जो तो गरीब है वो फ्रस्ट्रेशन है, वो तो जेन्युइन है ना कि सस्ता किस्म का नशा, एहसास महरूमी, बिल्कुल, और लातलकी लोगों का बर्ताव आपके साथ। अगर आप गरीब हैं तो आपको लोग बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं। अच्छा बर्ताव, हर रोज सुबह से लेके शाम तक अगर आपकी बेइज्जती हो रही है तो फिर आपको कहीं कुछ तो करना है। अच्छा, वो जो, लेकिन वो परसेंटेज कम है, जी जी, जो
जो ऊपर के तबके के बच्चे हैं वो नशा करते हैं क्योंकि उनको रीज़न ऑफ लिविंग जो नहीं है, उनके लिए एक लाइफ का कोई रीज़न नहीं है। रीज़न नहीं है कि सुबह देर से उठेंगे, सोते रहेंगे, फिर डील मंगवा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद पढ़ाई में भी दिलचस्पी नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है, माँ बाप जो है वो बिज़ी है, वो कभी है कभी नहीं है। सो ये एक जो खला पैदा होता है वो माल दौलत से भरा नहीं जाता। और डॉक्टर साहब एक और बात भी है कि हमारे यहाँ जो करप्शन का लेवल है वो इतना ज़्यादा है जी कि ये अनफेयर मीन्स से जो लोग पैसे कमाते हैं जी जी उसके असरात फिर उनकी औलाद पे नजर आते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यानी गाड़ियां तेज चलाएंगे, किसी की परवाह नहीं करेंगे, बंदा नीचे दे देंगे जी और सही है। इस तरह की उनकी जो एक्टिविटीज हैं ये बड़ा ही रवश के गलत किस्म की पड़ गई है कि हम समझते हैं कि ज़ाहरी नुमाइश जो है पैसा और पैसे की नुमाइश से आप अपने आप को बेहतर इंसान समझ सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है। जो किरदार है, अच्छे किरदार की नुमाइश से आप बेहतर इंसान होते हैं। तो लेकिन अब ये रवश ऐसी चल पड़ी है, हालांकि बहुत गलत है। हमारी शादी ब्याहों पर जो नुमाइश है, जी बिल्कुल, खर्चे की नुमाइश, आप कितना खर्च करते हैं, और ये सारी बड़ी ऐसी बातें हैं जो अच्छी रवश नहीं है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक और भी मसला है, वो ये है कि हमारा जो करिकुलम है या हमारा जो निसाब है उसमें भी तबकाती एक फ़र्क है कि एक बच्चा जो टाट पे बैठा पढ़ रहा है और एक बच्चा जो एयर कंडीशन में बैठा हुआ पढ़ रहा है, उसकी तालीम में और उसमें फ़र्क है। उससे ये होता है कि कोई मजबूत माशरा जन्म नहीं ले सकता अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ना हो। तो आप क्या फरमाते हैं? जी ये बड़ा एक इम्बैलेंस है कि जो गरीब का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है और अमीर का बच्चा कुछ और पढ़ रहा है। अब कुछ अरसे से मैं ऐसी लोकेलिटी में जाता हूँ जहाँ पर गुर्बत है, और वहाँ टेक्निकल एंड वोकेशनल स्कूल जो है वो उनकी सरपरस्ती में करता हूँ। तो कल भी मैं उधर ही गया हुआ था, जैसे कल था, और वहाँ हम ऐसे बच्चों को लेते हैं जो जिनकी तालीम नहीं है, उनको तालीमी सहूलत नहीं है, स्कूल नहीं जा सकते, उनको नहीं जाते, मतलब बहुत गरीब, बिल्कुल। हाँ, और जी बिल्कुल, तो उनको हम शॉर्ट कोर्सेज ऑफर करते हैं। अच्छा, जो कि उनको कम से कम पाँव पे खड़ा करने के लिए स्किल्स, ऐसी स्किल्स उनको सिखाए जो कि उनको सेल्फ स्टैंड कर सके, ना सिर्फ वो अपने लिए रोजगार पैदा करे बल्कि अब माँ बाप को भी सपोर्ट करे। सो वो बहुत अच्छे स्कूल ऐसे चल रहे हैं, और उसमें बच्चा भी कुछ बेहतर फील करता है जब उसके हाथ में एक हुनर आ रहा है, उसको पता है कि मेरे हाथ में ये हुनर आ रहा है, मैं ये मोबाइल रिपेयर मैं कमा सकता हूँ, मैं अर्निंग मेरी हो सकती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर इंजीनियर बन सकता हूँ, तो उसको अच्छा लगता है। अच्छी बात है। जो ख़वातीन हज़रात, अब डॉक्टर इंजीनियर जावेद यूनुस उपल साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं। एक छोटे से वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। जी ख़वातीन हज़रात, ये कितनी खुशकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जो एक तरफ तो हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हैं और वो मेहनत करना जानते हैं। डॉक्टर साहब, आप बहुत शहरों में काम कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग आपका सब्जेक्ट है, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, तकरीबन कितने शहरों में आपको? मेरे जो सिविल इंजीनियरिंग जी मेरी सब्जेक्ट है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी मैं कर रहा हूँ, करता रहा हूँ, और बिल्कुल स्मॉल छोटे लेवल पर, अच्छा, स्मॉल टाउन्स जिसको कहते हैं, छोटे छोटे शहरों पर, वो मैं बाद में आऊँगा, पहले एक दो बड़े प्रोजेक्ट बताइए। क्योंकि मैं जब बाहर से आया और मेरे पास जो प्रोफेशनल थी, क्वालिफिकेशन थी, वो यहाँ पर हर जगह अप्लाई होती थी। अच्छा, और एक प्रोजेक्ट तो जो कराची से कोयटा जाते हैं,
तो रास्ते में एक पहाड़ आता है जिसको कोहे बुरदार कहते हैं, जी हाँ जी हाँ। और वो उसके मतलब मशहूर है कि उसके ऊपर कोई चला जाता है तो जिंदा वापस हाँ, वो नहीं आता। कहते हैं जिन्नात वगैरह, बड़ी बड़ी बहुत सी बातें वो मशहूर क्योंकि है। इतना सख्त इलाका है, सख्त है। और वो उसमें ढलवाने और पत्थर और बड़ा मतलब कितना लंबा है ये पहाड़? ये तो बीलो बील फैला हुआ है। अच्छा ये एक्चुअली जी सिब्बी तक जाता है, अच्छा वहाँ से लक पास, अच्छा जो कि कोयटा से तकरीबन 30-35 मील दूर है। अच्छा। वहाँ से सिब्बी तक जो ये पहाड़ी सिलसिला है, तो यहाँ पर एक टनल की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि कितनी लंबी टनल? ये 1 किलोमीटर लंबी टनल। किससे मिलाती ये थी? मेन हाईवे जो है, हाँ, नेशनल जी, हाईवे जी। है, जो कोयटा को कराची से मिलाती है। अच्छा उसमें बहुत एक आप घूमते हुए चढ़ते थे और चढ़ाइयाँ चढ़ते थे, हाँ, और ट्रक उल्ट बहुत भी लंबा जाते रास्ता थे, था। लंबा रास्ता था। अब ये शॉर्ट रास्ता अच्छा। हो गया। ये एक सिस्मिक हाई सिस्मिक जोन है, इसके इसका नंबर 4 इसका जोन है, और इसमें टनल बनाई है। ये टनल जो है वो तकरीबन सारा का सारा ये मेरा डिज़ाइन है। तो इस इलाके में जो सिस्मिक जोन है, इसमें टनल इंजीनियरिंग जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग जॉब अच्छा। था जो हमने किया। एक साल यानी फॉल्ट एरिया? फॉल्ट है जी अच्छा। जी, ये टेक्टोनिक जो प्लेट्स है, अच्छा जी, ये कराक्रम और इसकी और इंडो कराक्रम की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनकी दरमियान फॉल्ट है। अच्छा 3 मीटर पे फॉल्ट था ये। अच्छा। तो इसको अर्थक्वेक प्रूफ बनाना ज़रूरी था। सो इसके ऊपर उससे कितनी दूर है वो? टोटल एरिया है या उसके बिल्कुल टोटल करीब? एरिया तो नहीं है। हाँ, उसके कितने? एक बेंड जो आता है, हाँ, अच्छा। वो बिल्कुल फॉल्ट के करीब अच्छा, से fault के करीब। होता है, सारा Okay। एरिया तो नहीं। ठीक है। तो वो बहरहाल वो बनी, और उसके 1 साल के बाद स्केल 7 का अर्थक्वेक आया, और वो टनल कायम रही? बिल्कुल कायम रही। अरे वाह। इसमें किसी किस्म का तो ये आप टनल कैसे बनाते? बम मारते हैं उसके अंदर? क्या नहीं, इसकी एक मशीन है, अच्छा। मोल कहते हैं उसको, मोल मशीन है। वो बहुत heavy machine रोटेट करती है। जी जी, वो इसी तरह ही जैसे एक रेलवे का इंजन आप समझ लें, इतना अच्छा बड़ा होता है, क्योंकि इतने पत्थरों को काटना। जी, पत्थरों को काटना, वो घूमती रहती है। डायमंड कटर से इसके अंदर लगे हुए। ये कितने तकरीबन टनल चौड़ी होती है? 40 फीट का डायमीटर है। अच्छा 40। क्योंकि दो लेन्स हैं, अच्छा और दोनों लेन्स में ट्रक से अच्छा। आना जाना है। हाँ। और यानी ये बड़े ट्रेलर्स भी जा सकते हैं? बड़े ट्रेलर्स भी जा सकते हैं, अच्छा। बड़े ट्रेलर्स जा सकते हैं। अच्छा। सो 40 फीट की इसकी डायमीटर है अच्छा, इसका। ठीक और है। इसका फिर ड्रेनेज का सिलसिला इसके अच्छा। अंदर जब बारिशें होती है तो वो पानी अंदर घुसता है, वो कारेज है वहाँ पे, आपको हाँ, पता ही है। कारेज सिस्टम है। हाँ। तो वो सारे पानियों के अंडरग्राउंड जो चैनल्स बनी हुई है उसको रीरूट काफी करना कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट था। कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट था। तो अंदर लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं? लाइट्स लगी हुई है, बड़े अच्छा। खूबसूरत है। रात 24 घंटे वो चैनल अच्छा। काम करती है, 24 घंटे करती है। वाह। और इसके बाद ये जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, जो आपको ये टावर्स नजर आते हैं, अच्छा। ये हमारा सारा मौसलाती निज़ाम जो है PTV का, जी, टेलीकम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन PTC, और इसके ये जो टेलीनॉर वगैरह आर्मी के के, लगे हुए हैं? टेलीनॉर के, आर्मी के, नेशनल जो ग्रिड है, अच्छा इन सब पे मैंने अच्छा। ये माइक्रोवेव होती है? माइक्रोवेव, ये बताइए ये डॉक्टर माइक्रोवेव कि, टावर एक अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया कि अमूमन तौर पे ये एक तासुर है कि जहाँ टावर लगा होता है उसके नीचे के जो लोग होते हैं उसके ऊपर उसके तापकारी असरात होते हैं और ब्लड प्रेशर हो जाता है, बाल उड़ जाते हैं और ये हो जाता है, स्किन डिजीज होती है। जी, इतना तो नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो माइक्रोवेव है वो ऊपर हायर लेवल के ऊपर मूव करती है। अच्छा। यानी टावर की एक हाइट है 60 फीट है, 200 फुट तक भी है, और एक टावर से ट्रांसमीटर है, दूसरा टावर उसको रिसीव करता है। सो ये एक बीम है। ओके। तो वो बीम जो है वो ग्राउंड के करीब नहीं होती, ग्राउंड पे वो नहीं तो बहुत ऊंची ऊपर से होती ऊपर है। ही है। फिर जो उसकी केबल्स नीचे आती है वो ऑर्बिट केबल्स होती है, तो इसलिए उसका इतना मसला नहीं है। नुकसान नहीं है। लेकिन हमने जब ये टावर्स बनाए थे तो 1-2 जगह पर ऐसा था कि वो वहाँ पे कोई ठहरते नहीं थे, जो गार्ड्स वगैरह थे,
वो वहाँ से भाग जाते थे। अच्छा अच्छा। तो वो कहते थे रात को कोई जिन भूत आते हैं तो वो जो उसकी स्टेज है ना, केबल्स जो लगी होती है अच्छा। टावर्स की, वो हिलती है बहुत जोर से और उसमें से आवाजें पैदा होती है। अच्छा। तो डरते थे वो, हाँ। वहाँ पे डरते नहीं थे। तो वो फिर पता चला कि जो केबल्स थी वो आवाज से वाइब्रेशंस उनमें थी। अच्छा, तो वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस की वजह से फिर साउंड भी पैदा होती है उसमें। सो ऐसी तो बात लोगों ने। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे जहाँ तक मेरा इल्म है, आपने तकरीबन 70 शहरों में काम किया है। जी जी जी। और स्मॉल किस नौइयत के प्रोजेक्ट्स हैं? ये जो स्मॉल टाउन है हमारे, बड़े शहरों में तो इतना बुरा हाल नहीं है। बड़े शहरों में तो स्कूल भी है, कॉलेजेस भी है, इंडस्ट्रीज भी है, आपको जॉब्स भी मिलता है। आप इंडस्ट्रियल जॉब कर सकते हैं, आप जो ऑफिस का काम कर सकते हैं। जो छोटे शहर है उनमें फैसिलिटीज़ नहीं है और एजुकेशन नहीं है। आपको बड़े शहर में जाना पड़ता है और जॉब के लिए भी आपको बड़े शहर में जाना पड़ता है। इसलिए पॉपुलेशन का जो है फ्लो है शहरों की तरफ है। छोटे शहरों को आपने सेल्फ स्टैंड बनाना है, बहुत ज़रूरी है। और अच्छी खासी आबादी भी है। पाकिस्तान का 60% जो है वो तो रूरल एरियाज में रहता है। बिल्कुल। सो छोटे छोटे शहरों को स्टडी किया मैंने। तकरीबन 70 शहर ऐसे पिकअप किए थे। वो उधर से नॉर्दर्न एरिया से लेकर तो ग्वादर तक, अच्छा, सारे रेंज को कवर किया था माशाल्लाह। और इन 70 शहरों में हमने टीम्स बनाई। गुड। एक एक्चुअली टूल किट बनी हुई है। अच्छा। यूनेस्को की, यूनेस्को का एक ये प्रोजेक्ट था। यूनेस्को ने एक टूल किट बनाई क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों ने ये उसमें तजर्बा किया है कि हमने छोटे शहरों को सस्टेनेबल कैसे करना है। वही हमने तजर्बा जो था वो यहाँ पाकिस्तान में अप्लाई किया और यहाँ टीम्स बनाई जो कि वॉक अराउंड करे, देखे कि उनके शहर में रुकावटें जो है वो कहाँ है। बेसिकली इकोनॉमिक्स पहिया नहीं घूम रहा। वाह। इकोनॉमिक का पहिया घूमना है। जी बिल्कुल। तो पहिया घूमने के लिए इन्वेस्टर नहीं आता, इन्वेस्टमेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए, फ्लो ऑफ मनी चाहिए। और जब मनी फ्लो करती है तो फिर सब चीजें साथ आ जाती हैं। मईशत स्ट्रांग होती है, मईशत स्ट्रांग होती है, आपको नौकरियां भी मिलती है, आप की एक्टिविटी बढ़ती है, फिर आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मिलते हैं। तो फिर वो देखा कि वो एक सॉफ्टवेयर है बल्कि जो टूल किट है। सो ये लोग टीम्स बनाई और टीम जो थी अपने अपने इलाके में उन्होंने घूम के देखा, नक्शे बनाए और इर्द गिर्द जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनको हम कहते हैं, स्टेक होल्डर्स वो है जिनका उस शहर के साथ कोई ना कोई वाबस्तगी होती है। अच्छा। वो जरूरी नहीं कि वहीं रहते हो, क्योंकि एक छोटा सा शहर है, वहाँ से पॉपुलेशन मूव कर गई है, लेकिन उस छोटे से शहर में जो जिसकी पैदाइश है वहाँ, वो हो सकता है ज़्यादा बेहतर जानता है। कहीं ब्रिगेडियर लगा हुआ है, कहीं चीफ सेक्रेटरी लगा हुआ है, कहीं बाहर इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन लगा हुआ है। सो आजकल चूंकि ये मोबाइल चलते हैं और ट्रेस कर सकते हैं लोगों को, सो इसलिए मैंने तो उनको ये कहा कि आप स्टेक होल्डर्स को ट्रेस करें। ठीक बात है। और उनको अपील करें उनसे कि ये आपका शहर था, ये आप यानी उनकी इन्वॉल्वमेंट उसमें उनको बीच में इनकॉर्पोरेट करें। सो उन्होंने काफी पॉजिटिव हमें रिस्पांस दिया। तो वो कहने लगे हमें तो कभी किसी ने कहा, बड़ी बात है। तो फिर किसी जगह पर मसलन बिहाड़ी था, बिहाड़ी की क्या मसले थे, वो बेसिकली कॉटन ग्रोइंग एरिया। सो वो कॉटन जो है उतनी पैदावार नहीं रही जैसे कि पहले थी, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल और इस तरह का करना। सो हर छोटे शहर की एक मुख्तलिफ प्रॉब्लम हमें नजर आई। अब उस प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो हमने रिजॉल्व किया। तो ये एक ऐसा था प्रोजेक्ट जो कि काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुआ, लोगों को पता चला कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि एक बड़ी शिकायत होती है कि जो हमारे यहाँ सरकारी प्रोजेक्ट्स बनते हैं
उसमें बेशुमार करप्शन होती है, मटेरियल बहुत ख़राब आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की है, तो वो बड़ा एक मसला पैदा हो जाता है जो बनती हैं। देखने में आया है कि वो बिल्डिंगें हों या कुछ भी हो, चंद दिन में जैसे सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, चंद दिन में वो बर्बाद हो। 2 बारिशें आती हैं तो सड़क ही बह जाती है। तो उसमें क्या आप जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है? मैंने तो सरकारी प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, फौजी प्रोजेक्ट्स भी किए हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है। जो इन्वायरमेंट सरकारी महकमों की है और जो इन्वायरमेंट प्राइवेट सेक्टर की है, दोनों में प्लस माइनस है। अच्छा, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जो प्राइवेट सेक्टर का है वो एक सेठ है और वो अपने इर्द गिर्द ही अपना इंटरेस्ट है उसका और कमर्शियल इंटरेस्ट है। ठीक बात है। जो सरकारी महकमे हैं वो सरकारी महकमे हैं, वो वहाँ पे है क्योंकि वो किसी को कहा सुना, किसी को टेलीफोन किया, किसी को दिया दिलाया, वो वहाँ पे आके विराजमान है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम तो यहाँ हैं, तो हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। इसलिए उतनी ड्राइव और उतनी मोटिवेशन या उतनी सेंस कि हमने कुछ बेहतरी के लिए करना है, वो उतनी सेंस नहीं है। यानी ओनरशिप नहीं है, सरकारी मुलाजमीन ओनरशिप फील नहीं करते। महकमा तो चलता ही रहता है। महकमे के अगर आप किसी से बात करें तो वो महकमे से इतनी अटैचमेंट नहीं उसको है। हालांकि फौज में थोड़ा फर्क है जी, उसमें तो फौज में एक मोराल है, डिसिप्लिन है, और एक फौजी को अगर आप बात करते हैं तो वो कहता है कि जी हम मैं हूँ यहाँ पर, मेरी जान भी चली जाए तो मैं काम करता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात बताइए। एक बड़ी मुश्किल ये हो गई है कि हमारे मुल्क भर में ये जो रियल एस्टेट का मसला आया है, हमने बागात उड़ा दिए, हमने बड़ी बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीनें, चावल जहाँ उगते थे, गंदम उगती थी, वहाँ हमने कॉलोनियाँ बना दी हैं। उससे हमारे जो है ना माहौलियाती उसके पे भी फ़र्क पड़ा है और गला भी कम हो गया है। तो ये इसको कैसे इसका तदारुक मुमकिन है कि हम ज़रख़ेज़ इलाकों को तबाह कर रहे हैं? प्लानिंग फॉल्ट है जी। हमारे प्लानर्स जिनके साथ मैं उठता बैठता भी हूँ जी, वो होने देते हैं जैसी चीजें हो रही हैं। थिंग्स हैपन बिकॉज वी लेट देम हैपन। वो ऐसे इलाकों में कॉलोनियाँ बन रही है, बिल्कुल, जहाँ पर जो सब्जी की पैदाइश के लिए एक्सपोर्ट क्वालिटी की, जहाँ एक्सपोर्ट फल पैदा होते थे, जो फल पैदा होते थे और खेती बाड़ी होती थी, अब वो नहीं होती। तो इसका मतलब है कि एक जो आमदनी प्रोड्यूस कर रही थी वो जगह अब वो नहीं कर रही है, वो बल्कि तोहफत प्रोड्यूस कर रही है। वो गंदा पानी बना रही है, जौड़ बना रही है, बिल्कुल। सो ये हमारे जो प्लानर्स है वो जो कुछ कर चुके हैं वो तो अब वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन ये हो सकता है कि हम आइंदा के लिए बहुत हो, हाँ, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए। उसके लिए बड़ा जरूरी है कि पब्लिक को प्रोएक्टिव होना चाहिए। यानी हम होने देते हैं ना चीजें, हम सोए रहते हैं। ये हम में एक कसूर है, हमारी जो पब्लिक है जो डायरेक्टली अफेक्ट होती है, उनको एहसास नहीं होता कि हमारे ये इफेक्ट हो रहा है। बाहर ऐसा नहीं होता है जी। बाहर अगर कोई एयरफील्ड बन रही है किसी जगह पर, हाँ, वो लोग लॉन्ग ट्रैवल शोर मचाना शुरू करते, आगे तक करते जी आवाजें आएगी यहाँ पर, तो आप तोहफत पिलाएंगे, आप कार्बन डाइऑक्साइड पिलाएंगे, तो हम तो नहीं यहाँ पे ये होने देंगे, नहीं करते। तो एक आवाज उठाते हैं, बिल्कुल। एक डॉक्टर साहब मेरे पास इकोनॉमिस्ट आए थे, बहुत जबरदस्त मामलात को समझने वाले। वो कहने लगे हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शन ये है कि हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है, हमने बड़ी सी कोठी बना ली, इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वो कहते हैं ये कोई इन्वेस्टमेंट तो है कि मनी, जैसे कि आप फरमा रहे थे कि पहिया चलता रहना चाहिए, मनी सर्कुलेशन में रहेगी तो रोजगार आएगा, प्रोडक्शन में इजाफा होगा, है ना, ये बात भी है। तो हमें जरा होशमंदी से काम लेना है, हमने देखना है कि हम क्या कर रहे हैं जिसके नुकसानात हो रहे हैं, हम क्या करें जिसके नुकसानात ना हो जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पे आप सिविल इंजीनियर हैं और आपकी पब्लिकेशंस बैनुल-अक़वामी सतह पे भी, उसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। मेरी तकरीबन 50 के करीब पब्लिकेशंस है। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे भी, अच्छा, माशाअल्लाह, और लोकल लेवल पे भी।
मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाता रहा हूँ, अच्छा। पेपर्स में पढ़ता रहा हूँ। जी। चाइना में मैंने पेपर्स पढ़े हैं, मैंने अच्छा। टर्की में पढ़े हैं, श्रीलंका में पढ़े हैं, मैंने अमेरिका में पढ़े हैं, मैंने माशाअल्लाह। यूके में पढ़े हैं। वेरी गुड। और पेपर्स जिस वक्त मैं पढ़ता हूँ तो पेपर एक्सेप्ट उस वक्त होता है जबकि लोग समझते हैं कि इस पेपर में एप्रिसिएशन होती है कोई जान है। तो यानी ये रिसर्च ओरिएंटेड रिसर्च है बेसिकली। कोई नई प्रॉब्लम, इंजीनियरिंग की नई प्रॉब्लम आपने अपने तरीके से उसको सॉल्व किया तो आप उसको रिपोर्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम था, इस तरह मैंने इसको सॉल्व किया। फिर टेक्निकल पेपर्स के अलावा मैं नॉन टेक्निकल पेपर्स भी लिखे, अच्छा। पेपर भी पढ़े भी है, लिखे भी है। नॉन टेक्निकल तो उसको नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि यानी सिर्फ टेक्नोलॉजी हमारा हर प्रॉब्लम का मसला हल नहीं करती। उस टेक्नोलॉजी के अलावा जो अच्छा इंसान भी होना ज़रूरी है और हमारी अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। मसलन एक पीस का मसला है। अच्छा। तो वर्ल्ड पीस, होप फॉर वर्ल्ड पीस, अच्छा। मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेपर पढ़ा, ये टर्की में। अच्छा। होप फॉर वर्ल्ड पीस। तो उसमें क्या सजेशंस जिस पर सजेशंस ये थी कि चूंकि मैं होप की बात कर रहा हूँ तो होपफुल होना है। पहले तो ये जंगें होती क्यों है, और ताकतवर जो होता है वो ताकत का मुजाहरा करता है, नेचुरल टेंडेंसी होती है, ईगो है। नेशनल लेवल्स पे भी ईगो है, नेशंस जो बड़ी नेशंस है वो छोटी पर्सनल लेवल पे भी है। तो इस ईगो को क्या जो टर्न है उसका जो फोकस है उसको दूसरी तरफ करना जो है वो हमारे हजरत जो अल्लामा इकबाल ने उसका हल दिया, जिसको सारी दुनिया ने एक्सेप्ट किया। बिल्कुल। क्योंकि जो इसरार खुदी, वो खुदी का एनालिसिस किया उन्होंने। अच्छा अच्छा। कि ये जो खुदी है ये पॉजिटिव भी है और ये नेगेटिव भी है। यही अपनी ईगो पैदा हो जाती है। जी बिल्कुल। आप कहते हैं कि मारो कूटो, मैं उसको फेंक दूं, मैं उसको चला जाऊं, मैं बढ़ाऊं। इसको चैनल करने के लिए ताकि ये ईगो जो है इस्तेमाल करें आप ईगो, लेकिन लोगों की भलाई के ऊपर इस्तेमाल करें। वाह डॉक्टर साहब, डॉक्टर इंजीनियर जावेद यूनुस साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है, डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कि आखिर में आप हमारे तलबा और तालिबात को कोई पैगाम देना चाहें। मैं पैगाम बड़ा सिंपल सा पैगाम है कि उम्मीद ना छोड़ो। अच्छा। और अपने लिए खुद रास्ते तलाश करो। वेरी गुड। ये वक्त है और रास्ते खुले हैं। अगर आप देखेंगे तो आज आप इतने कनेक्टेड है, सारी दुनिया के साथ कनेक्टेड है। जरूरी तो नहीं है कि आप अपने शहर में या अपने गांव में ही काम करें, आप सारी दुनिया में काम कर सकते हैं। ये लैपटॉप है, ये आपका कनेक्शन है और आप कर सकते हैं। इसलिए नाउमीदी जो है ना वो उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा ख़वातीन हज़रात, वक्त ख़त्म होता है तालीम स्पेशल का। हारून अब्बासी को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इंजीनियर जावेद यूनुस ओपल साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।